नमस्ते दोस्तों। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था का लास्ट टॉपिक पदार्थों के चुंबकीय गुण या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड स्टेट उसकी बात करने वाले हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम पदार्थों की जो चुंबकीय गुण होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक को हम शुरू करते हैं। अगर आप भी हैं क्लास 11 क्लास 12 में तो MK बूस्टर लाया है आपके लिए शानदार मौका। यहाँ पर आपको बहुत आसान तरीके से पढ़ाया और समझाया जाता है जिससे कोई भी बच्चा आसानी से पढ़ सकता है। इसे पढ़कर आप अपनी क्लास में टॉप कर सकते हैं और पूरे 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेज मिलेंगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज, पिछले वर्षों के पेपर के सॉल्यूशन, ऐसे तमाम फीचर इस ऐप में मिलेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें MK बूस्टर ऐप। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। बिना टाइम खराब किए हुए तो देखो, यहाँ हम लिखते हैं ठोसों के चुंबकीय गुण। क्या लिखा? ठोसों के चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड की बात करें तो ठोसों के चुंबकीय गुण। तो ठोसों के चुंबकीय गुण की बात करें तो यहाँ से आप सबने छोटी क्लासों में चुंबकीय गुणों के बारे में पढ़ा होगा कि नॉर्मली आपके माइंड में होता है कि वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उसको चुंबकीय पदार्थ आप बोल सकते हो। यहाँ से इस कंसेप्ट को हम डिटेल से ढंग से पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल एक इलेक्ट्रॉन छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है। जो ये इलेक्ट्रॉन होता है वो किसकी तरह व्यवहार करता है? एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है। और जो चुंबक होता है, किसी भी पदार्थ के जो चुंबकीय गुणों का जो मापन करते हैं, किसी भी पदार्थ के चुंबकीय गुणों का मापन किया जाता है, उसको हम चुंबकीय आघूर्ण के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं कि उसमें कितने चुंबकीय गुण हैं। तो सिंपल से लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है और किसी पदार्थ के चुंबकीय गुणों को चुंबकीय आघूर्ण के रूप में व्यक्त किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन में चुंबकीय आघूर्ण, इलेक्ट्रॉन के अंदर चुंबकीय आघूर्ण दो प्रकार की गतियों पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन के अंदर चुंबकीय आघूर्ण कितने प्रकार की गतियों में? दो प्रकार की गतियों पर निर्भर करता है। इसमें पहली गति हम लिखते हैं कक्षीय घूर्णन, कक्षीय घूर्णन, और दूसरा इसमें आता है अक्षीय घूर्णन। जैसे आपने पृथ्वी के लिए सुना कि पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो वो तो हो गई उसकी कक्षीय घूर्णन। दूसरा, पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, जैसे दिन रात वो ऋतुएं बनती, 365 दिन में चक्कर होता अपना, पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, वो तो कौन सी होगी? अक्षीय घूर्णन। लेकिन पृथ्वी जब अपने ही अक्ष पर भी ऐसे घूमती है जिसके कारण दिन और रात बनते हैं, उसको बोलते हैं अक्षीय घूर्णन। तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन में भी दो प्रकार की गति होती है, कक्षीय घूर्णन और अक्षीय घूर्णन। इसी के कारण इलेक्ट्रॉन होता है वो चुंबक की भांति व्यवहार करता है। किसी भी पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण को हम ज्ञात करते हैं, उसकी इकाई होती है बोर मैग्नेट्रॉन। बोर मैग्नेट्रॉन मतलब पदार्थ का जो चुंबकीय आघूर्ण को आप किस इकाई के रूप में रिप्रेजेंट करते हो, तो आप कह सकते हो बोर मैग्नेट्रॉन के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और इसको म्यू बी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इतनी नॉर्मली बातें हैं, हम इसको लिख लेंगे। फिर हम बात करेंगे कि ठोसों के जो चुंबकीय गुण होते हैं वो पदार्थों के हिसाब से देखा जाए तो इसको हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कितनी कैटेगरी में? 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें आपका पहला आता है प्रति चुंबकीय पदार्थ, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। दूसरा आता है आपका अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तीसरा आता है आपका लो चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस।
नंबर 4 पे आता है लघु लोह चुंबकीय पदार्थ, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। और लास्ट व आपका नंबर 5 पे आता है आपका प्रति लो चुंबकीय पदार्थ। प्रति लो चुंबकीय पदार्थ एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो ये टॉसो को चुंबकीय गुणों के आधार पर 5 हिस्सों में डिवाइड किया। अब इन 5 हिस्सों में सबसे अच्छा क्वेश्चन इनके एग्जाम्पल का आता है। तो जब हम ये टॉपिक डिटेल से पढ़ें तब आपको ये एकदम इनके एग्जाम्पल अपने को अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। तो ये तो केवल मैंने एक थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन इनके बारे में दिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं, एक लाइन यहाँ साथ में लिखते जाएंगे। तो यहाँ तो कोई इतनी विशेष बात है नहीं, इन सब के बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो अब देखो हम बात करें कि सीधी सी बात है कि किसी भी पदार्थ के जो चुंबकीय गुण होते हैं वो उस पदार्थ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करते हैं, और विशेषकर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पे। जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो पदार्थ उतना अधिक अनुचुंबकीय, उसमें उतने अधिक चुंबकीय गुण होते हैं। तो सीधी सी बात है, पदार्थ के चुंबकीय गुण किस पर निर्भर करते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। इस कारण से हमें यहाँ इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लें कि इलेक्ट्रॉन एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है। क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण 2 प्रकार की गतियों पर निर्भर करता है। पहली गति को हम नाम देते हैं कक्षीय घूर्णन या कक्षीय गति। इसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति करता है। दूसरी गति कौन सी होगी इलेक्ट्रॉन की? अक्षीय घूर्णन। इसमें इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो आप ऐसे समझो कि ये पेन है, वो इस प्रकार से चारों ओर मेरे एक चक्कर लगा रहा है, ये तो गई कक्षीय गति। लेकिन जब चक्कर लगाते समय ये भी अपने अक्ष पर घूमता है, ऐसे वो होता है अक्षीय घूर्णन और कक्षीय घूर्णन। तो बात क्लियर होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो टॉसो की जो किसी भी पदार्थ के जो चुंबकीय गुण होते हैं वो इन दोनों गतियों पर निर्भर करते हैं, कक्षीय घूर्णन और अक्षीय घूर्णन पर निर्भर करते हैं। फिर यहाँ से एक बात और लिख देते हैं हम कि चुंबकीय आघूर्ण की इकाई बोर मैग्नेटोन होती है। चुंबकीय आघूर्ण की इकाई बोर मैग्नेटोन म्यू बी होती है। चुंबकीय आघूर्ण की इकाई क्या होती है? चुंबकीय आघूर्ण की इकाई बोर मैग्नेटोन म्यू बी होती है। अब इससे आपको यहाँ से एक चीज़ और समझनी है कि इसके मान की बात करें, इसका मान 9.27 इंटू 10 की पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो एक छोटा सा कंसेप्टली बात थी। अब देखो इसमें
और किसी भी पदार्थ का चुंबकीय गुण उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है, जिसके आधार पर 200 को हमने 5 हिस्सों में डिवाइड किया। एक बार शॉर्ट में इसको रिपीट करते हैं, फिर टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, 200 के चुंबकीय गुण। किसकी बात की है, 200 के चुंबकीय गुण। सबसे पहले आपके माइंड में एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, छोटा सा एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करता है, चुंबक की भांति व्यवहार करता है। और इलेक्ट्रॉन किसी भी पदार्थ का जो चुंबकीय गुण होता है उसको चुंबकीय आघूर्ण के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन की कितनी गतियों पर निर्भर करता है, 2 गतियों पर निर्भर करता है। पहली गति को हमने नाम दे दिया अक्षीय घूर्णन और दूसरी गति को हमने नाम दे दिया, पहले को कक्षीय घूर्णन और दूसरे को अक्षीय घूर्णन नाम दे दिया। चुंबकीय आघूर्ण की जो इकाई होती है, चुंबकीय आघूर्ण की इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटॉन। चुंबकीय आघूर्ण की इकाई को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, बोर मैग्नेटॉन, म्यू बी के द्वारा इसको लिखा जाता है, जिसका मान 9.27 × 10⁻⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। एक सिंपल सी बात थी। अब यहाँ से हम बात करते हैं 200 के चुंबकीय गुणों को कितने हिस्सों में डिवाइड किया है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद हम आगे बात करते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक की चीज़ तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अब मेन टॉपिक अपना यहाँ से स्टार्ट होता है। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया तो इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें आगे। आगे बात करें इसके लिए तो देखो कि थोड़ा सा नीचे लिख लेते, नजर आ जाए आपको कि किसी पदार्थ के चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, किसी पदार्थ के चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करते हैं। किसी पदार्थ के चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करते हैं और ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के। सबसे पहला हम लिख रहे हैं, नाम से क्लियर है, इसके नाम में आपको कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हो। यहाँ पे कि पहला जो प्रकार है उसको हमने नाम दिया यहाँ पे प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ इसको बोलते हैं डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या लिखा है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ या डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। सीधी सी बात है कि वे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल बल से प्रतिकर्षित होते हैं उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और सबसे विशेष बात कि इनमें सभी के सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, जिसके कारण इनका चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होता है। एग्जाम्पल लिखना चाहिए, जैसे H2 हो गया आपका, NaCl हो गया, Zn2+ है, Na+, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो इसको लैंग्वेज के रूप में हम लिख देते, कोई विशेष बात है नहीं है। तो इसको हम लिखना चाहें तो सिंपल सी लैंग्वेज में यह लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जिनको, क्या लिखा है, वे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, वे पदार्थ जिनको बाह्य का मतलब भारी चुंबकीय, वे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल बल से
प्रतिकर्षित होते हैं। वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल बल से प्रतिकर्षित होते हैं उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ या डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। उन्हें प्रति चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इनमें सभी इलेक्ट्रॉन, इनमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब काफ़ी बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो मैं समझा दूँ, आपको याद हो तो आपने इस प्रकार से, जैसे एस कक्षक होता है उसमें एक डब्बा बनाया था, पी कक्षक में आपने कितने डब्बे बनाए थे? 3। तो अगर एक डब्बे के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलते हैं अयुग्मित। क्या बोलते हैं? अयुग्मित। लेकिन अगर उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो, दोनों का चक्रण विपरीत दिशाओं, एक इधर दूसरा इधर, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो अयुग्मित, और 2 आगे एक डब्बे के अंदर, तो उसको हम क्या नाम देंगे? युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं, अर्थात सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन किस अवस्था में होते हैं? युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं। इस कारण युग्मित का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस दिशा में घूर्णन करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसकी विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देता है, जिसके कारण परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 हो जाता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, क्या लिखें? इसमें एक इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देता है। अतः इसका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है। अगर एग्जाम्पल लिखना चाहो तो जैसे आपने लिख लिया H2O NaCl, ये एग्जाम्पल याद कर लेना जरा। Zn2 प्लस Cu प्लस, Zn2 प्लस Cu2 प्लस। ठीक है, तो ये तो था आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बारे में बात कर ली। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, नंबर 2। अनुचुंबकीय पदार्थ, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या नाम दिया? पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। बड़ा सीधी सी बात याद करनी है कि वे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो दुर्बल बल से आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। हाँ, कम मात्रा में होते हैं, ज़्यादा प्रबल नहीं होते हैं, ये हम कह सकते हैं। तो इसके लिए हम 1-2 लाइन लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल बल से आकर्षित होते हैं। दुर्बल बल से वे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल बल से आकर्षित होते हैं, उन्हें
अनुचुंबकीय पदार्थ, उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं इनमें? इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। एक विशेष बात आप यहाँ पर ये सुन लेना कि इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, लेकिन जैसे ही आप चुंबकीय क्षेत्र हटा लोगे, इनका चुंबकीय आघूर्ण का मान है क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर लेकिन चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर चुंबकीय गुण नष्ट हो, लेकिन जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र हटा लोगे तो इनका चुंबकीय गुण है वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। इसके मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, यहाँ की जगह यहाँ लिख रहा हूँ, आप समझ जाओगे। एक तो याद कर लेना O2, ऑक्सीजन होती है वो अनुचुंबकीय होती है, Cu2+, Fe2+, देखो O2 Cu2+, Fe3+ हो जाएगा बेटा, Fe3+, Cr3+, काफ़ी एग्जाम्पल जितना लिखना चाहो ये। इनमें से विशेष बात है कि इनमें क्या उपस्थित होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो पदार्थ को चुंबकीय गुणों के आधार पर हमने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। कितने हिस्सों में डिवाइड किया है? 5 में। चुंबकीय गुणों के आधार पर, और वो भी किसमें? इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर। और ज़्यादा विशेष बात नहीं है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बात करें तो इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होता है, नहीं होता है। और इनको चुंबकीय क्षेत्र में जब आपने रखा तो ये दुर्बल बल से प्रतिकर्षित हुए। सबसे विशेष बात एक है कि इनके एग्जाम्पल आपको उंगलियों पर याद होने चाहिए। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बात करें तो H2O, NaCl, Zn2+, Cu+, ये तो किसके एग्जाम्पल हो गए? प्रतिचुंबकीय पदार्थ की। अगर अनुचुंबकीय पदार्थ की बात करें तो इनमें विशेष बात है कि ये भाई चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल बल से आकर्षित होंगे। इनमें क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। जब तक चुंबकीय क्षेत्र लगा होता है तब तक चुंबक की भांति व्यवहार करेंगे और हटाने पर चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? O2, Cr2+, Fe3+, Cr3+। ये रट लेना बड़ा अच्छी तरीके से, इनको याद कर लेना। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे एग्जाम्पल के, कोई विशेष बात नहीं है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात करें। मिटा देता हूँ इसको। अब देखो बेटा, बात करें हम इसके तीसरे एग्जाम्पल की। तीसरा प्रकार इसका लो चुंबकीय पदार्थ। क्या लिखा है? लो चुंबकीय पदार्थ। इसको हम बोल सकते हैं फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या लिखा है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। लो चुंबकीय पदार्थ या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस नाम से क्लियर है। लो वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबल बल से आकर्षित हो। वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबल बल से आकर्षित होते हैं, उन्हें लो चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है। एक बार इनको अगर आपने चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया तो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे और हटाने के बाद भी ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। और इनमें जैसे आपका लोहा, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये मुख्यतः लो चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि
समझना चाहे तो कि वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबल बल से, वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबल बल से आकर्षित होते हैं, उन्हें लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। क्योंकि मैंने कहा कि चुंबकीय गुण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है, तो अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी तो चुंबकीय गुण भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है तथा सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा एक ही होती है, विपरीत दिशा में नहीं होती, जिससे कम हो जाएं। और सबसे विशेष बात कि इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या करें, इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर स्थायी चुंबक की बातें व्यवहार करेंगे। इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर स्थायी चुंबक तथा चुंबकीय क्षेत्र हटाने, क्या लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी स्थायी चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। मतलब इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो चुंबक की भांति व्यवहार करने, लेकिन हटालोगे फिर तो भी चुंबक की भांति व्यवहार करेंगे। और इनका एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो आप याद कर लेना। आयरन, कोबाल्ट, निकिल, गैल्डोनियम, Cr O2, ये इसके मुख्यतः एग्जाम्पल है। और अगर समझाना चाहो, सपोज किया कि ये कोई कक्षक है 1 2 3 4 5, तो इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है और सबका चक्रण एक ही दिशा में होता है। इस कारण से ये बोलते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। इसके बाद अगर हम अगले की बात करें तो नंबर 4, लघु लोह चुंबकीय पदार्थ। क्या लिखा है, लघु लोह चुंबकीय पदार्थ। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या नाम दिया है, लघु लोह चुंबकीय को आपने क्या नाम दिया है इंग्लिश में, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इसके लिए सीधी सी बात है कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कुछ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत दिशा में होने के कारण इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान कम हो जाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन काफ़ी होंगे लेकिन दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। तो शॉर्ट में अगर लिखना चाहें, इनके लिए हम लिखना चाहें तो हम ये लिख देंगे कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या लिखा है, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत दिशा में होने पर, कुछ इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या होता है, विपरीत दिशा में होने पर, इनका चुंबकीय
आघूर्ण का मान कम हो जाता है। और चुंबकीय आघूर्ण का मान कम हो जाएगा तो चुंबकीय गुणों में भी क्या आ जाएगी, कमी हो जाती है। इनमें एकमित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत दिशा में होने पर इनका चुंबकीय आघूर्ण का मान कम हो जाता है। अतः इन्हें लघु लो चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो होगा Fe3O4 हेमेटाइट, मैग्नेटाइट बोलते हैं इसको। Fe3O4 मैग्नेटाइट। एक होता है आपका मैग्नीशियम Fe2O4, मैग्नीशियम Fe2O4 मैग्नीशियम फेराइट बोलते हैं। और एक होता है Zn Fe2O4 जिसको बोलते हैं जिंक फेराइट। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं आपके, लघु लो चुंबकीय के। तो ये याद कर लेना तीनों। हेमेटाइट Fe3O4 को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट। और ये दोनों फेराइट है, मैग्नीशियम फेराइट और जिंक फेराइट। किसके एग्जाम्पल है, लघु लो चुंबकीय। और ये काफ़ी बार पूछा गया है, लघु लो चुंबकीय के उदाहरण दीजिए, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। और एक सिंपल सा डायग्राम और बना देते हैं जिससे आपके ये और एक्सप्लेन हो जाए कि सपोज किया कि इस यहाँ पर 5 एकमित इलेक्ट्रॉन है, तो एक की दिशा ऊपर, दूसरे की विपरीत, इस प्रकार से होती है। तो इनकी दिशा एकदम क्या होती है, ये कंडीशन होती है। तो इनमें एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी है, लेकिन कुछ की दिशा विपरीत होने के कारण चुंबकीय आघूर्ण नष्ट हो जाता है। शेष एक का बचता, इस एक या दो का बचता, जिसके कारण इनके चुंबकीय आघूर्ण में क्या आती है, कमी आएगी। तो चुंबकीय गुणों में भी क्या आएगी, कमी आएगी। एग्जाम्पल आप इनको जो एग्जाम्पल लिखे हैं, विशेषकर आपके माइंड में ये एग्जाम्पल बिल्कुल फिट हो जानी चाहिए, कहीं निकल नहीं जाए, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। इसके बाद इसका एक लास्ट एग्जाम्पल प्रकार और बजाता है, उसको बोलते हैं प्रति लो चुंबकीय पदार्थ, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। नाम से क्लियर है, प्रति लो चुंबकीय। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो, स्क्रीनशॉट की बात के बाद इसका 5वां प्रकार ले लेते हैं हम। 5वें प्रकार में आएगा प्रतिलो चुंबकीय। प्रतिलो चुंबकीय पदार्थ एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। प्रतिलो चुंबकीय पदार्थ एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इसमें तो क्या होता है कि इसमें भी एकमित इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन सीधी बात है कि इसमें आधे इलेक्ट्रॉन का चक्रण समांतर होता है और आधे इलेक्ट्रॉन का चक्रण प्रति समांतर होता है। इससे कुल चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 हो जाता है। देखो लिख देते हैं यहाँ पे कि प्रतिलोम चुंबकीय पदार्थ के लिए अगर आप लिखना चाहो तो इसके लिए सिंपल है कि इनमें अयस्मित इलेक्ट्रॉन, क्या लिखा है, प्रतिलोम चुंबकीय पदार्थ के लिए लिख रहे हैं कि इनमें अयस्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन क्या लिखा है, इनमें अयस्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन आधे इलेक्ट्रॉन का चक्रण समांतर होता है तथा शेष आधे इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत समांतरण होता है, या प्रति समांतरण बोल सकते हो। विपरीत में अगर कंफर्टेबल न लगे तो आधे इलेक्ट्रॉन का चक्रण प्रति समांतरण होता है, जिसके कारण
चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य हो जाता है। और चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य हो जाएगा तो ये चुंबकीय और आकर्षित नहीं होगा। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर जैसे मैंने एक ये बना दिया, तो ये आपका देखो यहाँ पे हो गया। अब इनमें एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण समांतर तो दूसरा उसके विपरीत दिशा में होगा। तो इस प्रकार से जो कुल चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अगर आप इसका एग्जाम्पल लिखना चाहो तो मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 ये इसके एग्जाम्पल विशेषकर है जो आप अच्छे तरीके से इसको याद कर सकते हो। तो बात कर रहे हैं, एक तो लिख दिया मैंने MnO, दूसरा एग्जाम्पल MnO2। तो प्रतिलोम चुंबकीय पदार्थ एंटी फेरोमैग्नेटिक। ध्यान रखना कि बहुत बार इनके जो अंग्रेजी शब्द है वो आ जाते हैं। जैसे सीधा क्वेश्चन आ गया फेरोमैग्नेटिक पदार्थ बताइए, फेरो हिंदी में लिखा मिलेगा फेरो, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्द लिखे और दोनों आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट हो गया आपका। अब देखो इस स्क्रीनशॉट को मिटाने के बाद अब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 की अपने लगभग आज की क्लास सहित 15 क्लास हो चुकी है। उसमें मैंने चैप्टर 1 को आपको फिनिश करवा दिया है। कल की जो अपनी क्लास होगी, कल की जो अपनी क्लास होगी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ लिया। अब हमें इसको याद कैसे करना है, इसके नोट्स आपने कैसे बनाएंगे होंगे, इसके क्वेश्चन आंसर आपको कैसे करने, उसके बारे में हम कल की ऑनलाइन क्लास में बात करेंगे। तो इसलिए कल की जो ऑनलाइन क्लास है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मिस ना करना। उसके बाद आपका इस चैप्टर का मैं एक ऑनलाइन टेस्ट भी लूँगा, तो ऑनलाइन टेस्ट का शेड्यूल क्या होगा, कैसे होगा, उस सब की जानकारी कल की ऑनलाइन क्लास में आपको मिल जाएगी। तो आज की ये ऑनलाइन क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।